कल हम लोग कैंसर के बारे में पढ़े थे। अगर वो क्लास छूटा हो तो इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप देख सकते हैं। आज एड्स के बारे में पढ़ते हैं। एड्स जो होता है HIV वायरस से होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, स्व प्रतिरक्षा रोग है एड्स। HIV वायरस के कारण एड्स होता है। 25-30 साल पहले इसका पता चला था, इस वायरस के बारे में, अफ्रीकी देशों से, और आजकल पूरे विश्व में है। यह संक्रामक रोग नहीं है लेकिन जानलेवा है। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं। एड्स HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा। अब इस वायरस का संचरण कैसे होता है? अनैतिक यौन संबंध से वायरस का संचलन होता है। एड्स में जैसे दूषित इंजेक्शन का प्रयोग, अगर किसी HIV से संक्रमित व्यक्ति को इंजेक्शन दिया जाए, उसी इंजेक्शन से स्वस्थ व्यक्ति को सुई दी जाए तो होगा। HIV वायरस से संक्रमित व्यक्ति का रक्त अगर स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो होगा। अगर HIV व्यक्ति द्वारा लेजर से दाढ़ी बनाया जाता हो या कहीं कटा हो, वह ब्लड से संक्रमित व्यक्ति का सामान्य व्यक्ति उसी ब्लड से बनाए और उसका भी कटे और दोनों ब्लड संपर्क में आए या उसका वायरस संपर्क में चला जाए तो हो सकता है। सामान्यतः अनैतिक यौन संबंध से ही होता है। अधिकांश केसेस में ऐसे ही देखे गए हैं। क्योंकि ब्लड डोनेशन की जहाँ तक बात की जाती है तो ब्लड की थॉरली जांच होती है, तो इसकी संभावना नहीं। दूसरा, अब जैसे ही इंजेक्शन की बात करते हैं तो जो भी इंजेक्शन लेता है नए सिरिंज से लेता है, तो उससे भी संक्रमण की बात है। तीसरा कि अगर हम बात करें लेजर का, तो प्रत्येक आदमी नया ब्लेड इस्तेमाल करता है, तो इन सब से होने की संभावना नहीं। असुरक्षित अनैतिक यौन संबंध से ऐसा हो सकता है और इसी पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एड्स से संक्रमित हो जाने के बाद व्यक्ति की मृत्यु तय है। इसका इलाज अभी तक है। अब जैसे बात किया गया संक्रामक रोग नहीं है, तो ऐसे स्थिति में वैसे व्यक्ति के साथ खाना खाने, गले मिलने, कपड़े बदलने, कपड़ों के आदान प्रदान, उसके द्वारा उपयोग किए गए वस्तुओं का उपयोग करने से सामान्य व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, उसमें संचलित नहीं होता है। दूसरा बात कि अगर हमें एड्स है तो ये प्रभाव कहाँ डालता है? ये लिम्फोसाइट की कोशिका होती है। लिम्फोसाइट के कोशिका को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो लिम्फोसाइट की कोशिका दो होती है, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट की कोशिका या B लिम्फोसाइट की कोशिका शरीर के प्रतिरक्षा को मजबूत करती है। मतलब कोई जीवाणु विषाणु अगर शरीर में प्रवेश करता है तो उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखता है, वो उसे रोकता है, आदमी को बीमार पड़ने नहीं देता। और जैसे ही एड्स होता है तो वो T लिम्फोसाइट की कोशिकाओं को मार देता है। तो आपका शरीर किसी भी बीमारी से अपने आप को बचाने में असमर्थवान हो जाता है और जो भी बीमारी हो जाए वो लगातार रह जाता है आपके साथ। अगर किसी को एड्स है तो क्या होगा, कब पता चलेगा? उद्भवन काल जिसको कहते हैं। तो अगर एड्स का विषाणु अगर शरीर में है तो ये मत सोचिए कि अभी आपको पता चल जाएगा और आप इलाज करवाना शुरू कर देंगे। 5 से 10 साल होता है उद्भवन काल। 10 साल के बाद भी ये लक्षण सामने आएंगे। 5-10 साल तक सामान्य जीवन जिएंगे। हालांकि 5 या 10 साल के बाद जैसे ही आएगा आपके ऊपर एड्स का लक्षण, तो क्या आएगा? उल्टी होना, वजन कम होना, भूख कम लगना, खराश होना, सर दर्द, बुखार रहना। लेकिन ये लक्षण ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा नहीं। 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, तो आप सोचेंगे कि हम ठीक है, ऐसे कोई बीमारी हुई है, सामान्य वायरल संक्रमण है। लेकिन एड्स हो जाने के बाद जैसे ही 10 साल या 5 साल का हो, आपके शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है, आपके उम्र पर निर्भर करता है कि आपके ऊपर अटैक कब करेगा और HIV वायरस
कब डेवलप हो जा रहा है। तो ऐसा होने पर क्या होगा कि जब ये लक्षण एड्स का उद्भवन काल समाप्त होगा और तब ये लक्षण आएंगे, तो ये लक्षण लगातार रह जाएंगे, ये ठीक नहीं होंगे। एक दो बार आएगा और जाएगा, लेकिन एक बार ऐसा आएगा कि परमानेंटली ये लक्षण आपके शरीर पर देखने को मिलेगा। तो उसका इलाज करना अब संभव नहीं रहेगा। ऐसे एजिडोथाइरोडिन एक दवा है जो इसमें लाभकारी है। अन्य भी टीका या दवाओं का खोज जारी है जिसका बंदरों और चूहों पर प्रयोग किया जा रहा है। थोड़ा सफलता मिला है इसकी। अगर मानव के ऊपर बात करें तो मानव पर भी प्रयोग जारी है, अभी तो सफलता नहीं मिली है। यानी ये समझ लीजिए कि ये हो जाए तो मरना तय है। धीरे धीरे आदमी का जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो मेमोरी भी लॉस कर जाता है। मुख का कैंसर, उपकला का कैंसर, ब्लड निकलना, हाथ पैर पर चकता होना, ये सब भी लक्षण सामने आते हैं। तो जैसे ही एड्स हो, अब है या नहीं होगा तो कब इलाज कराएंगे, इससे बेहतर है कि आप अपने आप को सुरक्षित करें। अगर एड्स हो जाता है किसी व्यक्ति को तो वो अपने बाल बच्चा परिवार से दूर रहे। दूसरा बात, अगर एड्स होता है तो वैसा व्यक्ति से डरने का जरूरत नहीं है, छुआछूत की बीमारी नहीं है, उसके साथ रहने से सामान्य व्यक्ति को प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके साथ खाना खाने से नहीं पड़ेगा, गले मिलने से नहीं पड़ेगा। तो इतने डरने की जरूरत नहीं, लेकिन बचाव जरूरी है। साजित इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ब्लड डोनेट या एक्सेप्ट करने के समय उसकी थॉरली जांच होनी चाहिए। सुरक्षित एवं संबंध बनाना चाहिए। रेजर का इस्तेमाल एक ही रेजर से दो दो आदमी न बनाएं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। अगर एड्स होता है और अगर आप दैनिक जीवन बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो कुशल चिकित्सक से सलाह लेने के बाद लगातार ट्रीटमेंट में रहेंगे तो लंबे समय तक जी सकते हैं। अगर माता ही एड्स से संक्रमित हो जाए, और जैसे मैंने कहा कि आज एड्स है और 10 साल के बाद उसके ऊपर असर आएगा, 10 साल के बाद ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे, तो ऐसे स्थिति में वो दूसरे व्यक्ति को एड्स ट्रांसफर कर सकता है। अगर वैसे व्यक्ति का ब्लड डोनेट किया जाए, वैसे व्यक्ति की रेजर का इस्तेमाल कोई दूसरा करे, वैसा व्यक्ति अनैतिक संबंध किसी और से बनाता है तो उसको एड्स ट्रांसमिट कर देगा। एड्स ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन अभी उस प्रभावशाली उसके ऊपर नहीं है, उस पर सारे कोई लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर माता को है तो माता से बच्चे को हो सकता है। माता को है या पिता को है, बच्चे को जरूर होगा। अगला है दाद। दाद को कहते हैं दाद खाद खुजली। तो ये कवक से भी होता है, जीवाणु से भी होता है, विषाणु से भी होता है, जिसमें आपको माइक्रोस्पोरम जाति है, एपिडोमॉर्फिटॉन है, कवक है, इससे होता है। कपड़ा, कंघा और उसका उपयोग किया गया वस्तु अगर आप सामान्य व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी दाद खाद हो सकता है। सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे कवक उगते हों उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। जैसे नमी और गर्मी दोनों एक साथ मिलेगा तो इस तरह का आपको आप दाद से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे नमी की बात करते हैं तो नमी के साथ गर्मी दोनों मिलेगा तो वैसे जगह पर ये कवक ज़्यादा उगते हैं। अब कवक का डेवलपमेंट, विषाणु का डेवलपमेंट, जीवाणु का डेवलपमेंट आपके ऊपर है। आपके कपड़े में उसके लैटेक्स लगे हुए हैं, वह कपड़ा कोई स्वस्थ व्यक्ति इस्तेमाल करेगा तो उसे हो जाएगा। अब नाखून से खुरसते हैं और इसी नाखून से खाना खाएंगे, आपके साथ कोई दूसरा खा रहा है तो उसको हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में सामान्य व्यक्ति जो होंगे वह वैसे व्यक्ति से दूर रहे, संक्रामक रोग है। अब रहा बात की नाखून की सफाई नियमित करें, नमी और सीलन वाले जगह से दूर रहें। वायरस जहाँ पे पनपते हो, कवक जीवाणु पनपते हो, उससे दूरी बना के रखें। स्वच्छता पर ध्यान दें तो इससे बचा जा सकता है। त्वचा पर पपड़ी पड़ जाता है, दाना दाना टाइप का निकलता है, गोल चकती बन जाता है, वो दाद है। देखते हैं एलर्जी को। एलर्जी कोई रोग नहीं है, इसकी कोई औषधि नहीं है। सामान्य कोई दवा है, जैसे लिवोसेट्रिज है, सेट्रिजिन है, मोन्ट्रिनाइल है, ये सब एलर्जी में थोड़ा प्रभावकारी हैं। एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी एलर्जी में प्रभावकारी होती है। या एलर्जी का जो लक्षण हो उस लक्षण के आधार पर इनकी दवाइयों का चयन किया जाता है, जो अपने से नहीं चिकित्सक से सलाह पर लेना चाहिए। एलर्जी अगर है किसी को तो जिस चीज से व्यक्ति का शरीर ज़्यादा सेंसिटिव हो, जिस व्यक्ति के जिस सामान, जो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई खाद्य पदार्थ है, कोई वस्तु है जिसके प्रति आपका शरीर ज़्यादा संवेदनशील हो,
तो वो आप में एलर्जी उत्पन्न करता है। अब एलर्जी किसी व्यक्ति को किसी खाद्य पदार्थ से हो सकता है, कॉस्मेटिक क्रीम से हो सकता है, कपड़े से हो सकता है, या किसी फ्रूट से हो सकता है। तो ये उसके शरीर के इम्यूनिटी के ऊपर निर्भर करता है कि उसे एलर्जी कैसे होगा। अब किसी व्यक्ति को बैगन से एलर्जी है तो बैगन नहीं खाए, जब भी खाता होगा तो परेशान हो जाता होगा। सेम से एलर्जी है, गोभी से एलर्जी है, भिंडी से एलर्जी है। कॉस्मेटिक क्रीम कई आदमी लगाते हैं तो देखते हैं कि उसके त्वचा पर अच्छा खासा काम कर रहा है, लेकिन जब वो लगाता है तो उसमें दाने दाने निकल जाते हैं। तो ये भी एलर्जी है। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे सल्फर ड्रग्स है, सल्फर के कंपोजिशन वाले, तो वैसी दवाइयाँ भी एलर्जी उत्पन्न करती हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो एलर्जी उत्पन्न करती है, तो वैसी दवाइयाँ उस पेशेंट को नहीं दी जाती है। बच्चे में खासतौर पर सल्फर ड्रग ज़्यादा एलर्जी उत्पन्न करता है। तो उस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो सोचे कि मुझे एलर्जी किस चीज़ से है, उस चीज़ को अवॉइड करें। ऐसे आप सोचेंगे कि एलर्जी है तो इसकी दवा खा लेते हैं ठीक हो जाएगा, फिर खाइएगा फिर एलर्जी होगा, क्योंकि आपका शरीर उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। एलर्जी धुआं से भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल से हो सकता है, हानिकारक रसायन से हो सकता है। ऐसा होता है किसी किसी व्यक्ति को गाड़ी में चक्कर आता है, तेज हवाओं से एलर्जी। तो एलर्जी की कोई सीमा नहीं है, एलर्जी कभी भी हो सकता है और किसी को हो सकता है, किसी खास वस्तु से हो सकता है। तो उस वस्तु के अवॉइड करने पर ही उसको स्वयं सोचना होगा कि एलर्जी किसके कारण हो रहा है, उससे दूरी बना लेगा तो वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो फिर अब अगले क्लास में इन 3 बीमारी को देखें।